नमस्कार दोस्तों। अपन ने आज की इस कक्षा के अंदर एक आपके रीट लेवल सेकंड यूनिट जो है, उस सेकंड यूनिट के अंदर आपका सबसे एक छोटा-सा पॉइंट दे रखा है, वो है विज्ञान शिक्षण में उत्पन्न होने वाली समस्याएँ या विज्ञान शिक्षण की समस्याएँ। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो जितना कोई हार्ड नहीं है। अपन कुछ विशेषताएँ या कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अलावा एक सामाजिकता के आधार पर अपने खुद के विचारों के आधार पर भी अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये वाक़ई में विज्ञान शिक्षण के अध्ययन के लिए समस्या है या नहीं है, उसका चयन आपको करना होता है। कभी-कभार इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा भी जाता है कि कौन-सा एक विज्ञान शिक्षण की समस्या से संबंधित नहीं है। तो वहाँ पर एक मिला-जुला क्वेश्चन अन्य टॉपिक के साथ में जोड़ कर के के इसको कई बार पूछा जाता है। इसलिए यहाँ इसका अध्ययन अपन करते हैं कि विज्ञान शिक्षण की समस्या क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विज्ञान शिक्षण की समस्या क्या है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विज्ञान का जो अधिगम प्रक्रिया होती है बालक में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हो रही है, उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहार में या व्यवहार इस प्रकार से प्रभावित होने लग जाए कि अधिगम करने में क्या उत्पन्न होती हो, बाधा उत्पन्न करने लगे, तो उस विषय की शिक्षण समस्या के रूप में समझा जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बालक होता है और वो बालक अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का व्यवहार, उस बालक में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का व्यवहार इस प्रकार प्रभावित होने लगे कि उसमें अधिगम करने से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो और वो अगर बाधा हो रही है, उसमें अधिगम में कठिनाई महसूस हो रही है, इसका मतलब उस बाधा को ही उस विषय की क्या मानी जाएगी? शिक्षण समस्या मानी जाती है। एक बालक हिंदी विषय के शिक्षण में अधिगम नहीं कर रहा है, कोई ऐसी बाधा आ रही है जिसके कारण से उसको शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है या अधिगम में बाधा होती है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हिंदी शिक्षण की समस्या कहलाएगी। एक बच्चे को अगर मान लीजिए कि जोड़ बाकी गुणा भाग करने में समस्या आ रही है, इसका मतलब उसको अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो वो गणित शिक्षण की समस्या होगी। तो इस प्रकार से विज्ञान विषय के अंदर भी शिक्षण कार्य होते समय बालक के अंदर बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं और उन बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? विज्ञान शिक्षण की समस्या के रूप में उनको समझा जाता है। क्लियर? अब वो समस्याएं कौन-कौन सी होती हैं, उनके बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, जो आपके सामने कुछ स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है, जिसके अंदर सबसे पहली समस्या जो दी हुई है, वो है आपकी सबसे प्रथम समस्या शारीरिक न्यूनता। शारीरिक न्यूनता का मतलब यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि बालक के अंदर कोई ना कोई शारीरिक विकार आ जाता है। तुतला करके बोलना, हकला करके बोलना, छात्र को कम दिखाई देना, कम सुनना या फिर अन्य कोई भी शारीरिक अधिगम क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जो कि उस विज्ञान शिक्षण के लिए क्या होती है? अनुपयोगी या बाधा उत्पन्न करने वाली होती है, वो समस्या कहलाती है। यानी यहाँ पर शारीरिक न्यूनता से अर्थ अपन क्या लेंगे? अपन ये कह सकते हैं कि बालक में हकलाना या फिर अपन कह सकते हैं तुतलाना, ठीक है? हकलाना, तुतलाना या फिर अपन कह सकते हैं कम दिखाई देना, कम दिखाई देना, ठीक है? या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कम सुनाई देना या कम सुनना या अन्य कोई शारीरिक विकार जो शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। वो क्या कहलाता है? अपना शारीरिक न्यूनता का विकार कहलाता है।
यानी एक बालक जो होता है अगर उसको कम दिखाई दे रहा है तो शिक्षक आगे सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है तो वो कोई अधिगम नहीं कर पाएगा। बालक जो है उसको कोई समस्या है लेकिन बालक बोल नहीं पा रहा है, उसको तुतला करके बोल रहा है, इसलिए वो शर्मिंदगी के कारण से नहीं बोल पाता है, तो वो उसके लिए समस्या हो रही है अधिगम के लिए। बालक को जो शिक्षक बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है पीछे, तो बालक को कुछ न पता नहीं चल पाता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कुछ नहीं सीखेगा। तो कहने का मतलब ये शारीरिक कष्ट होते हैं या शारीरिक विकार होते हैं जिसके कारण से बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या उत्पन्न मान लेता है, बाधा उत्पन्न होती है। पहला आया अपन ने क्या पढ़ा, वो शारीरिक न्यूनता। एक आता है मानसिक न्यूनता, यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो होता है वो जिस कक्षा कक्ष को पढ़ा रहा है उस कक्षा कक्ष में उपस्थित जितने भी छात्र हैं उनकी बुद्धि लब्धि कभी भी एक समान नहीं होती। तो वो मानसिक न्यूनता का मतलब यहां पर क्या होगा, एक कक्षा कक्ष में एक कक्षा कक्ष में सभी छात्रों की क्या नहीं होती, बुद्धि लब्धि एक समान नहीं रहती। और अगर एक समान बुद्धि लब्धि नहीं रहेगी इसका मतलब उसमें मानसिक न्यूनता का भाव आएगा, और मानसिक न्यूनता का भाव आएगा इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो बालक सामान्य तौर के ऊपर सभी बालकों की स्पीड के साथ में पढ़े नहीं भी पढ़ सके। यानी मान लीजिए कि मैंने किसी टॉपिक को 5 मिनट में क्लियर करने की सोची है, तो जो बुद्धिमानी बालक हैं वो तो सीख जाएंगे, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी को जरूरी नहीं है कि उनको अधिगम ही हो, यानी उनको उस बुद्धि लब्धि मानसिक विकार के कारण से उसमें शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, वो होगा मानसिक न्यूनता से संबंधित। एक आता है शिक्षण विधियों की कमजोरी। यहां पर एक शिक्षक जो होता है वो अगर मान लीजिए कि वो अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का जानकार नहीं है, तो सामान्य सी बात है कि अलग अलग विधि प्रभावशाली विधि उपयोग में आनी चाहिए, और विषय वस्तु की प्रकृति को समझे बिना विधि काम में अगर शिक्षक लेता है तो बालक उससे नहीं सीख पाएगा। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक को हर प्रकार की शिक्षक को हर प्रकार की शिक्षण विधियों का जानकार होना आवश्यक है, यदि वह विषय वस्तु की प्रकृति को बिना समझे शिक्षण विधि का प्रयोग कर लेता है या प्रयोग करता है, तो वह शिक्षण विधि बालकों में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। किसमें, शिक्षण कार्यों के अंदर क्या उत्पन्न करती है, वो बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए अगर बालक के अंदर कोई भी शारीरिक न्यूनता है तो भी समस्या रहेगी शिक्षण कार्य में या अधिगम प्रक्रिया में। अगर बालक के अंदर मानसिक न्यूनता है तब भी बालक के अंदर क्या रहेगा, समस्या रहेगी शिक्षण में। और अगर बालक शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियां अगर विषय वस्तु की प्रकृति के अनुरूप नहीं है तब भी बालक उस विषय वस्तु शिक्षण विधि से नहीं सीख पाएगा। इसलिए जरूरी है कि एक शिक्षक को सभी शिक्षण विधियों का जानकार होना आवश्यक होना चाहिए।
और उसको विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसको क्या करना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है शिक्षक का बर्ताव, यानी छात्र के प्रति जो होता है या छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार, एक अगर मान लीजिए दोस्ताना व्यवहार है, आइडियल प्रवृत्ति है, तो उस प्रकार से उस छात्र के अंदर ये शिक्षक का बर्ताव जो होता है वो भी सामान्य तौर के ऊपर क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसमें अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा है, व्यवहार कैसा है, यह शिक्षण समस्या के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अगर सकारात्मक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर शिक्षक का व्यवहार नकारात्मक आ रहा है इसका मतलब बालक उस अधिगम प्रक्रिया में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसके लिए शिक्षण की समस्या बन जाएगी। स्थानांतरण की समस्या, यानी आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों के अंदर जब चाहे तब शिक्षण प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है। एक शिक्षक का स्थानांतरण अन्यत्र स्कूल में हो जाता है, बार बार अन्य अलग अलग विषय के शिक्षकों का अगर स्थानांतरण हो जाता है, यानी सत्र के मध्य अवधि के दौरान अगर शिक्षक का स्थानांतरण हो जाता है तो वहां पर भी बालक की शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, बाधित होती है। तो शिक्षक का स्थानांतरण होना यानी कि ट्रांसफर हो जाना, यानी अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षण सत्र के दौरान, यहां अपन ये कह सकते हैं शिक्षण सत्र के दौरान अचानक शिक्षक का तबादला होना, और शिक्षक का तबादला या ट्रांसफर हो जाता है तो स्वाभाविक बात है कि वो बालक उस पाठ्यक्रम को ना तो पूरा पढ़ पाते हैं और आने वाले टीचर से उनको एडजस्ट होने में भी क्या लगता है, समय अधिक लगता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षण सत्र के दौरान अगर शिक्षक का ट्रांसफर हो जाता है तब भी शिक्षण प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है। विषयगत रुचि, सभी छात्रों की अलग अलग विषयों में रुचि होती है। कई छात्र गणित विषय में ज्यादा रुचि रखते हैं, कई अंग्रेजी विषय में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो कई सामाजिक विज्ञान में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो कई विज्ञान विषय के अध्ययन में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अलग अलग विषयों में छात्रों की अलग अलग रुचि जो होती है वो भी सामान्यतया अधिगम को प्रभावित करती है। तो विषयगत रुचि में अपन कह सकते हैं क्या कि अलग अलग विषयों में अलग अलग विषयों में छात्रों की अलग अलग विषयों में छात्रों की अलग अलग रुचि अलग अलग रुचि होने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर अलग अलग विषय के जो छात्र होते हैं, सॉरी अलग अलग छात्रों की अलग अलग विषयों में रुचि होने कारण से भी वहां पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, बाधित होती है। गृह कार्य की अनियमितता का मतलब ये होता है कि अगर बालकों को नियमित रूप से अगर गृह कार्य नहीं दिया जा रहा है या गृह कार्य की नियमित रूप से जांच नहीं हो रही है तो भी वहां पर क्या होता है, गृह कार्य की अनियमितता के चलते भी छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो सकती है, क्योंकि उसमें छात्र फिर इंटरेस्ट नहीं लेता है। छात्र ये सोचता है कि गृह कार्य चेक होगा नहीं तो इसलिए बालक उसमें कुछ भी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो बालक सीखेगा नहीं। परिवार का वातावरण जो होता है वो भी शिक्षण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायित्व को निभाता है। कैसे कि अगर मान लीजिए कि परिवार के अंदर एक प्रतिभाशाली बालक है और उसके परिवार का वातावरण अगर अच्छा नहीं है,
मान लीजिए कि रोज झगड़े हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो, या फिर मान लीजिए गरीबी का माहौल हो, तो ऐसे माहौल के अंदर कर्ज का माहौल हो, तो ऐसे माहौल के अंदर बालक अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाता है, वो अपने पथ से विचलित रहता है, माइंड से विचलित रहता है। इसलिए परिवार का वातावरण जो होता है वो भी क्या करता है, सामान्यतया जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाला होता है। एक आता है पलायनवादी व्यवहार। पलायनवादी व्यवहार का मतलब क्या होता है कि छात्र जो होता है, छात्र द्वारा बार बार विद्यालय से छुट्टी कर लेना, या स्कूल से भाग जाना, ये पलायनवादी व्यवहार जो होता है वो भी शिक्षण समस्या के लिए क्या माना जाता है, बाधक माना जाता है। अगला आता है शैक्षिक मार्गदर्शन की कमी। शैक्षिक मार्गदर्शन की कमी का मतलब यह आता है कि अगर एक शिक्षक के द्वारा बालकों को सही प्रॉपर रूप से शैक्षिक वातावरण के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए अगर उसका निर्देशन नहीं दिया जाता है, बालकों को शिक्षक अगर मार्गदर्शक नहीं बनता है, बालकों को शिक्षक अगर मार्गदर्शन नहीं देता है, ऐसी कंडीशन में बालक शिक्षण के उद्देश्यों को नहीं समझ पाता है। और बालक अगर शिक्षण के उद्देश्यों को नहीं समझेगा तो इसका मतलब बालक में क्या हो जाएगा, अधिगम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो शिक्षण क्रिया भी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि यदि बालक को क्या कह सकते हैं, यदि बालक को शैक्षिक उद्देश्यों का, यदि बालक को शैक्षिक उद्देश्यों का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो छात्र क्या करेगा, अगर बालकों को शैक्षिक उद्देश्यों का मार्गदर्शन नहीं मिलता है या शैक्षिक उद्देश्यों का मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, तो छात्र जो होता है वो शिक्षण के महत्व को नहीं समझ पाता है, छात्र शिक्षण के महत्व को समझ नहीं सकता या समझ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं सामान्य तौर के ऊपर कि विज्ञान शिक्षण की समस्या के अंतर्गत कुछ अपन ने एक विशेष प्रकार के कारकों के बारे में अपन ने बात की है, और वो विशेष प्रकार के जो कारक जो बाधक होते हैं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले लिया कि विज्ञान शिक्षण की समस्या क्या होती है, यानी किसी भी शिक्षण कार्य में अगर बाधा उत्पन्न होती है, बालक उसमें अधिगम नहीं कर पाता है, तो विज्ञान शिक्षण की समस्या होती है। उसके लिए कुछ कारक हैं, शारीरिक न्यूनता है, मानसिक न्यूनता है, या फिर शिक्षण विधियों की कमजोरी है, शिक्षक का बर्ताव है, शिक्षण के सत्र के दौरान इस शिक्षक का एक स्थानांतरण हो जाना, तो अलग अलग छात्रों की अलग अलग विषयों में विषयगत रुचि रहना, गृह कार्य की अनियमितता होना, परिवार का वातावरण होना, और शैक्षिक मार्गदर्शन की कमी होना, ये सभी कारक ऐसे हैं जो सामान्यतया एक बालक के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं अगर बच्चे को सही प्रकार से मार्गदर्शित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट जो थे जो बाधक हैं उनके बारे में पढ़ा है। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था जिसको अपन ने इस क्लास के अंदर कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।